हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। अब हम अपनी हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज़ किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। अब देखो, इस चैप्टर को ना पहले अब हेडिंग समझते हैं। फर्स्ट द हेडिंग इज़ अर्ली स्टेट्स इन द इकोनॉमीज़। अब देखो, आफ्टर हड़प्पा जो अब नई नई स्टेट्स इमर्ज हुई, अब हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हड़प्पा का एंड हो गया, अब जो नए किंगडम्स राइज हुए अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये टाइम पीरियड था ना, पहली बात तो इसके बारे में एक हम ब्रीफिंग में आपको दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइम पे ऋग्वेदास वगैरह कंपाइल होना स्टार्ट हो गया था, लिखना स्टार्ट हो गया था। हमारे वेद जो बने वो हड़प्पा के बाद बने। ठीक है। ऋग्वेद वगैरह लिखना स्टार्ट हो गया था। जो एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स थी वो वापस इस्टेब्लिश होने लग गई थी हड़प्पा के बाद। ठीक है। नाउ द डिस्पोजल ऑफ द डेड। अब देखो, डेड को आप डिस्पोज कैसे करते थे? हड़प्पा के केस में आप वो पिट्स बना देते थे, उसमें बंदे को रख देते थे और दफना देते थे। वेर एज जो अब डिस्पोजल की एक मेथड है वो बहुत अलग होने लग गया था। ठीक है। इलाबरेट स्टोन स्ट्रक्चर्स नोन एज द मेगलिथ्स। ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लो। मेगलिथ्स बनाए जाते थे कहाँ कहाँ पे बनाए जाते थे? इन द सेंटर एंड द साउथ इंडिया। ठीक है। कब बनाए जाते थे? इन द फर्स्ट मिलेनियम बीसीई। मतलब फर्स्ट बीसीई की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। बिफोर क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट के 100 साल पहले का टाइम पीरियड जो था उसमें। ठीक है। इन मैनी केसेस डेड वर बरीड। कई केसेस में क्या होता था, जैसे हड़प्पा में डेड को दफना देते थे वैसे ही इधर भी दफनाया जाता था। ठीक है। विद अ रिच रेंज ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स। हड़प्पा में आयरन मिरर डालते थे, बीड्स डालते थे, पॉटरी डालते थे। वेराज जो अब डेड को बरी किया जाता था उनके साथ आयरन टूल्स डाले जाते थे, वेपन्स डाले जाते थे। ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्रॉम 6th century BC। ओके, ठीक है। अब अर्ली स्टेट्स इमर्ज होनी स्टार्ट हो गई थी भाई। एक हड़प्पा थी, एक प्रॉपर सिविलाइजेशन, प्रॉपर स्टेट जो एक काफ़ी एक रूलर के अंडर आती थी। देखो वो तो कंट्रोवर्शियल है, बट मतलब एक प्रॉपर सिविलाइजेशन हड़प्पा थी। अब इसके बाद जब ह्यूमंस सिविलाइज्ड वे में रहने लगे थे वो अब था। अब अर्ली स्टेट्स बननी स्टार्ट हो गई थी। अर्ली स्टेट्स मतलब किंगडम्स टाइप। ठीक है। अर्ली स्टेट्स बननी स्टार्ट हो गई थी, एम्पायर्स बनने स्टार्ट हो गए थे, किंगडम्स बनने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है। न्यू टाउन्स इमर्ज होने स्टार्ट हो गए थे। और थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट, पूरे सब कॉन्टिनेंट में अब एक प्रॉपर टाउन्स बनने स्टार्ट हो चुके थे। पहले तो हड़प्पा में थे, अब उसके बाद जो एक टाइम पीरियड था हड़प्पा के बाद का, जिसे कहते हैं कि लेटर हड़प्पन जो पीरियड है, वहाँ पे तो देखो सब कुछ डिस्ट्रॉयड था, कुछ भी प्रॉपर नहीं था। बट अब वो एक नए नए टाउन्स बनने शुरू हो गए थे। कहाँ बनने शुरू हो गए थे? हड़प्पा की जगह पे नहीं, अब शुरू हुए थे नॉर्दर्न प्लेन्स वाला जो रीजन है ना, जो उत्तर प्रदेश वाला रीजन है उस ज़माने में जो हुआ करता था। ठीक है। वहाँ पे न्यू न्यू टाउन्स इमर्ज होने स्टार्ट कर दिए थे। और थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट वैसे यहाँ पे लिखा है, बट हाँ, मेनली जो ये वाला एरिया था ना नॉर्दर्न प्लेन्स का, यहाँ पे मेजर था ये जो टाउन्स बनने स्टार्ट हुए थे। ठीक है। ऑफ कोर्स थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट भी तो था, साउथ में चोलाज वगैरह के एम्पायर थे। अर्ली चोला की बात हो रही है। ठीक है। चलो उसको भूल जाओ, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। अब हमारे सोर्सेज क्या है जिससे हमें इन चीज़ों के बारे में पता लगता है? इंस्क्रिप्शंस, टेक्स्ट, कॉइन्स एंड विजुअल मटेरियल। ये जो सारे कॉइन्स वगैरह थे, टेक्स्ट थे, इन सब चीज़ों से हमें पता लगता है इनके बारे में। आई मीन जो सारा जो मैंने डेटा बताया और पूरे चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो सारा इन चीज़ों से पता लगता है। फर्स्ट जो हमारा प्रॉपर टॉपिक है दैट इज़ द प्रिंसिप एंड द पियादसी। अब ये क्या चीज़ है? ठीक है। अब इसको पहले मैं डिस्क्राइब करता हूँ। पहली बात तो प्रिंसिप और पियादसी क्या है। ये ना किंग अशोका के नाम हुआ करते थे एट दैट टाइम। ठीक है। प्रिंसिप तो खैर उसका नाम है चलो आपको डिटेल में बताऊंगा ना, आपको हेडिंग समझ आ जाएगी। ठीक है। सम ऑफ द मोस्ट मोमेंटियस डेवलपमेंट इन द इंडियन एपिग्राफी टुक प्लेस इन 1830s। जो 1830s के जो एरा था ना, मतलब 1830s वाला पूरा जो टाइम पीरियड था। ठीक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियन पहली बात तो एपिग्राफी क्या होती है? जो ये लिखित में चीज़ें होती है ना, इसे एपिग्राफी कहा जाता है। ठीक है। अब इंडियन एपिग्राफी में बहुत सारी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई थी इस टाइम पे। कि कैसे हुई थी? एक बंदा था जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। ये एक ब्रिटिश ऑफिशियल था। ये एक कॉइन मिंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। पहली बात ये मिंट क्या होती है? मिंट आपने सुना होगा, ये वो सेंटर फ्रूट वाला मिंट फ्लेवर नहीं है। मिंट इज समथिंग लाइक जहाँ पे कॉइन्स बनते हैं, या यू कैन से काइंड ऑफ माइंड से रिलेटेड कर लो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ तो बस एक चीज़ याद कर लो, मिंट का क्या चीज़ होती है जहाँ पे कॉइन्स बन रहे हैं और समथिंग लाइक दैट। ठीक है। ओके। अब इस बंदे ने क्या चीज़ डिसाइफर की थी? इस एक ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट थी। जब किंग अशोका के टाइम पे जब चीज़ें लिखी गई थी ना, उस टाइम ना संस्कृत थी। देखो दिस इज ऑल कंट्रोवर्शियल, बट जो अर्लीस्ट जो लैंग्वेज थी ना उस टाइम पे, जो मानी जाती थी, जो अशोका के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी, दैट वॉज ब्राह्मी एंड खरोष्टी। अब इन स्क्रिप्ट को आज तक हम नहीं जानते थे, जैसे आज के टाइम पे हम हड़प्पन स्क्रिप्ट को नहीं जानते हैं। और उस ज़माने में जो हमारे जेम्स प्रिंसिप है, इन भाई साहब ने ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर लिया था और इनका मीनिंग समझ लिया था कि ये क्या कहना चाहती है, कवि क्या कहना चाहते हैं इन शब्दों को यूज़ करके। अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट यूज्ड इन द अर्ली इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स, मतलब कॉइन्स और अर्ली इंस्क्रिप्शंस जो मैंने आपको बात बताई, वहाँ पे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। ओके।
और जो ये सारी चीज़ें थी इनमें ना एक किंग का मेंशन होता था, जो कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस थे उसमें उस किंग को रेफर किया जाता था एज पियादसी। अब इस पियादसी का क्या नाम है? देखो, प्रिंसिप का मीनिंग आपको पता लगे, जेम्स प्रिंसिप। पियादसी का मतलब क्या है अब मैं आपको बताने वाला हूँ। पियादसी मीन्स प्लेजेंट टू बिहोल्ड, मतलब एक काइंड ऑफ प्लेजेंट टू बिहोल्ड, मतलब बहुत ही ज़्यादा लेमन लैंग्वेज में आपको अगर बता दूँ, मतलब एक बहुत अच्छी चीज़ या बहुत अच्छा भगवान, मतलब हमारा लीडर और समथिंग लाइक दैट, मतलब तारीफ एट द एंड ऑफ द डे, जो उनका रूलर है उसकी तारीफ। ठीक है। देर वर फ्यू इंस्क्रिप्शंस विच ऑल्सो, वेट अ सेकेंड, अगले पेज पे, ओके। There were several inscriptions that refers to King Ashoka, one of the most famous rulers known from the Buddhist texts. अब देखो, कई सारे टेक्स्ट है जो अशोका को कहा कहते थे, जो ये प्लेजेंट टू बी होल्ड है, ये कौन है? ये अशोका है। ठीक है, हमें कैसे पता लगा? पहली बात तो ये जो टाइटल है ये जनरली पियादसी कॉइन्स में यूज़ होता था। जब इसको, और जब हमने डिटेल में बुद्धिस्ट टेक्स्ट पढ़ने लगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जब हमने पढ़ने लगे उसमें हमें रियलाइज़ हुआ कि यार ये जो पियादसी है ये अशोका को रेफर किया जाता है। तो हमें उससे पता है कि जो किंग अशोका थे ही वॉज एक्चुअली द पियादसी, जो टाइटल था। ठीक है, ओके। अब ये जो, जब ये दोनों लैंग्वेज डिसाइफर हुई, खरोष्टी एंड ब्राह्मी, इससे एक चीज़ पता लगी कि दिस गेव अ न्यू डायरेक्शन टू इन्वेस्टिगेशन। अब एक जो आर्कियोलॉजिस्ट है, जो हिस्टोरियंस है, आर्कियोलॉजिस्ट तो अब छोड़ दो, आर्कियोलॉजिस्ट का काम नहीं है, अब है मेन काम हिस्टोरियंस का। ठीक है, जो हिस्टोरियंस हैं इनको ना एक नया विजन मिला कि हम अब इस फील्ड में इन्वेस्टिगेट करेंगे। अर्ली इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री। अब जब आपके पास डाटा आ गया, रिटन डाटा है, जब आप समझ पा रहे हो, तो जो हमारे हिस्टोरियंस हैं अब उनकी रिसर्च होगी, जो पॉलिटिकल सिस्टम होता था एट दैट टाइम, जो अर्ली इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसकी तरफ चले गई। ठीक है, स्कॉलर्स यूज्ड इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्स्ट एंड कंपोज्ड इन द वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस। अब जो हिस्टोरियंस है, जो स्कॉलर्स है, वो टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शंस को यूज़ करने लगे। ठीक है, नाउ एज अ रिजल्ट द ब्रॉड कॉन्टूर्स ऑफ द पॉलिटिकल हिस्ट्रीज वर प्लेस्ड इन। अब देखो, अब आपको लैंग्वेज पता लगी, आपको टेक्स्ट पढ़ने आते हैं, इंस्क्रिप्शन पढ़ने आते हैं, तो जो ह्यूज ब्रॉड कॉन्टूर्स, क्या मतलब, बहुत ज़्यादा आपके पास डाटा आ गया, बहुत ज़्यादा, कहने की कॉन्टूर्स का मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा डाटा आ गया ऑफ द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। ठीक है, सब्सिक्वेंटली स्कॉलर्स बिगेन टू शिफ्ट द फोकस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पॉलिटिकल हिस्ट्री। अब भाई जितने भी स्कॉलर्स थे ना, पहले सारे किसी और चीज़ों में बिजी होते थे, अब उनका जो पूरा ध्यान था वो सारा इसी चीज़ पे चले गया, दैट इज़ ऑन द पॉलिटिकल हिस्ट्री। ठीक है, मैंने पूरी जो बात है ना, ये सारी पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में होने वाली है इस चैप्टर में भी। ठीक है, कनेक्शंस बिटवीन द पॉलिटिकल चेंजेस इन द इकोनॉमिक एंड द सोशल डेवलपमेंट्स। मतलब अब जो हमारे हिस्टोरियंस है वो कनेक्शन ढूंढते थे, पॉलिटिकल चेंजेस जो हो रहे हैं, कोई राजा बदल रहा है, उसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा, उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा। ये वही लाइन लिखी हुई है, कनेक्शंस बिटवीन द पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिक एंड द सोशल डेवलपमेंट्स। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट इज द अर्ली स्टेट्स। अब हम अर्ली स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, उस टाइम पे कौन सी स्टेट्स होती थी। द सिक्स, पहली बात तो हम बात कर रहे हैं कब की, 6th सेंचुरी BCE इज ऑफन रिकॉर्डेड एज अ मेजर टर्निंग पॉइंट। ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्यों था? ठीक है, पहली बात, अर्ली स्टेट्स वर इमर्जिंग, मतलब किंगडम्स वगैरह बनने लग गए थे, सिटीज़ वर इमर्जिंग। ठीक है, सिटीज़ वगैरह बननी स्टार्ट हो गई थी। द ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन एज स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, पहले तो हड़प्पा के टाइम पे कॉपर यूज़ करते थे, अब आयरन का टाइम आ चुका था, आयरन को यूज़ करने लगे थे लोग। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ द कॉइनेज एक्सेट्रा। अब साथ में कॉइनेज भी डेवलप हो गया था, अब कॉइन्स को भी यूज़ करने लग गए थे लोग। ठीक है, अब हमें कैसे पता ये सब डाटा हमारे पास कहाँ से आ रहा है? और हाँ, नहीं, एक जो बहुत बड़ा सोसाइटी में ये चेंज आया था, देखो हमने भी पॉलिटिकल चेंजेस की बात कर दी। ठीक है, इकोनॉमिक चेंजेस की बात कर ली, जैसे कॉइन्स वगैरह बनते थे। अब हम बात करेंगे सोशल चेंजेस की। सोशल चेंजेस का बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे जो स्कूल ऑफ थॉट्स है वो भी डेवलप होने स्टार्ट कर गए थे एट दिस टाइम। ठीक है, बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट से हमें एक चीज़ के बारे में पता लगता है, देर आर 16 स्टेट्स नोन एज महाजनपदास। जो ये महाजनपदास वगैरह आपने बचपन से लेकर सुना होगा, और अब आप डीप स्टडी कर रहे हो कि महाजनपदास क्या है, वो उनका जो हमें जो सोर्स मिला है वो मिला है बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट्स वगैरह सारे। ठीक है, ओके, इसमें जो 16 स्टेट्स के बारे में कहा है कि 16 महाजनपद थे, उनमें से सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट कौन थे? वज्जी, मगधा, कुशाला, कुरु, पंचाला, गंधारा, अवंती, अकर्ड फ्रीक्वेंटली। मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए। क्या कहने की बात की है स्टेटमेंट, ये जो लास्ट में लिखा है ना, दे अकर फ्रीक्वेंटली, मतलब जो बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट है उनमें जो ये पर्टिकुलर जो मैंने ये वाले हैं ना, जो ये सारे महाजनपद से इनके बारे में बार बार लिखा गया, तो इसका क्या मतलब होगा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। ओके, वाइल मोस्ट जनपदास वर रूल्ड बाय किंग्स। देखो जितने भी सारे महाजनपदास थे वो सारे किंग रूल करते थे, बट देयर वाज some were known as ganas and sanghas for oligarchies
were powered by the wait, where the powers are shared by a number of men who were often collectively called as rajas. अब देखो महाजनपदास में जनरली क्या होता था, एक राजा होता था. अब कहीं ना संघाज होते थे, गनाज होते थे, गना और संघा, ये एक वर्ड है, मतलब एक काइंड ऑफ कम्युनिटी टाइप लोगों की. उसमें क्या होती थी, ओलिगार्कीज होती थी. ये ओलिगार्कीज क्या कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताऊं. यहाँ पे जो पावर होती थी ना किंग की, वो शेयर होती थी लोगों के बीच में, एंड बाय अ नंबर ऑफ मेन ऑफन कलेक्टिवली कॉल्ड एज राजास. अब भाई जो गना और संगा है, वहाँ पे बहुत सारे कलेक्टिवली पावर शेयर हो रही है. अब जिन लोगों के बीच में वो पावर शेयर हो गई, उन्हें कहा जाता था राजास, कलेक्टिवली उन्हें राजास कहा जाता था. ठीक है. बोथ जो हमारे महावीरा थे, लॉर्ड महावीरा एंड लॉर्ड बुद्धा, दे बोथ बिलोंग्ड टू दीज संघाज एंड गनास. जो लॉर्ड बुद्धा और महावीर थे, वो किसी और महाजनपदा, मतलब किसी मगधा में नहीं बिलोंग करते थे, वो किसी और ऐसे उसमें नहीं बिलोंग करते थे. दे पर्टिकुलरली बिलोंग्ड टू दिस गनाज. ठीक है. ओके. वज्जी संघा. In some instances, in the case of the Vajji Sangha, the Rajas probably control the resources such as land collectively. अब देखो एक वज्जी संघा की इन्होंने एक एग्जांपल दिया है हमें. अकॉर्डिंग टू दिस वज्जी संघा, यहाँ पे जो राजास है वो कंट्रोल करते थे सारे रिसोर्सेज को, लाइक लैंड वगैरह. ठीक है. लैक ऑफ रिसोर्सेज, सम ऑफ दीज स्टेट्स लास्टेड फॉर नियरली 1,000 years. अब देखो पहली बात तो हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना हमें जो उस टाइम की है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है ड्यू टू लैक ऑफ सोर्सेज. ठीक है. सम ऑफ दीज स्टेट्स, अब कहा जाता है कि जो कई सारे स्टेट्स थे इनमें से जो महाजनपदास थे, वो करीब 1,000 साल तक सर्वाइव किए हैं. ठीक है. ईच महाजनपदा हैड अ कैपिटल सिटी. अब देखो महाजनपदा से किंगडम थे, एक कैपिटल सिटी भी इनकी होती थी. ठीक है. उसके बारे में बताया, विच वॉज ऑफन फोर्टिफाइड. जो इनकी कैपिटल सिटी होती थी उसे अच्छे से फोर्टिफाइड किया मतलब चारों तरफ से सिटी के दीवारें बनाई होती थी ताकि कोई इंट्रूजन ना हो जाए. ठीक है. मतलब कोई लड़ाई वगैरह के टाइम पे एक प्रॉपर प्रोटेक्शन रहे. ठीक है. फोर्टिफिकेशन, क्लैश ऑफ क्लैंस में जैसे वो बनाते हो तुम, वॉल्स खड़ी कर देते हो आसपास, वही चीज़. मेंटेनिंग दीज फोर्ट सिटीज एज वेल एज प्रोवाइडिंग फॉर द. अच्छा ठीक है. अब आपको ये सब कुछ मेंटेन करना है, फोर्टिफाइड सिटीज़ मेंटेन करनी है. इसके लिए आपको पहली बात क्या चाहिए, एक अच्छी आर्मी चाहिए. सेकंड, आपको ब्यूरोक्रेसी चाहिए. अब आपको आर्मी भी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी भी चाहिए. अब इन दोनों को आपने पे भी तो करना है. ठीक है. कोई आपके लिए फ्री में तो काम करेगा नहीं. ब्यूरोक्रेसी होगी, आर्मी होगी. अब इनको पे करना पड़ेगा. पे कैसे चाहिए आपको उसके लिए रिसोर्सेज लगेंगे. ठीक है. वही चीज़ है, देयरफॉर रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, ये चीज़ यहाँ पे लिखी है. ओके. वेट, छोड़ो. ठीक है. अब यहाँ पे आएंगे हम. ब्राह्मणाज बिगैन कंपोजिंग द संस्कृत टेक्स्ट. अब यही एक टाइम पीरियड था जो हमारे ब्राह्मणाज थे, जो ब्राह्मण क्लास थी सोसाइटी की, उसने संस्कृत टेक्स्ट मतलब धर्म सूत्रास वगैरह कंपाइल करने स्टार्ट कर दिए थे. अब ये धर्म सूत्रास क्या होती है, काइंड ऑफ एक रूल बुक टाइप होती है. ठीक है. वही बात यहाँ पे लिखे, नॉर्म्स फॉर द रूलर्स. मतलब रूलर्स भी नहीं, ऑल ओवर सोसाइटी के ऊपर भी इनके रूल्स बनने स्टार्ट हो गए थे. बट इनमें से पर्टिकुलरली जो धर्मशास्त्र है, ये किसके ऊपर फोकस करते थे, वो थे नॉर्म्स फॉर द रूलर्स. अब रूलर्स को किस तरीके से रूल करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो रूलर होगा वो क्षत्रिय होगा, एक तो पहला ये है. सेकेंडली, रूलर्स वर एडवाइज टू कलेक्ट द टैक्स. जो रूलर है उसको एडवाइस किया जाता है, भाई तेरे को टैक्स कलेक्ट करना है, ऐसे नहीं तू बस राजा बन के बैठा रहेगा और कुछ भी करता रहेगा, तुझे टैक्स भी प्रॉपर कलेक्ट करना है. ट्रिब्यूट टू द कल्टिवेटर्स, ट्रिब्यूट फ्रॉम द कल्टिवेटर्स. भाई जो लोग किसान हैं उनको बोलना है कि भाई तुझे भी राजा को कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा. ठीक है. ट्रेडर्स और आर्टिजन से भी ट्रिब्यूट मांगा कि भाई देखो जो तुम ट्रेड करते हो ना, ट्रेड में से हमें भी टैक्स चाहिए. जो हमारे आर्टिजन्स कौन है, जो ये क्राफ्ट वगैरह का काम करते हैं, उनसे भी बोला कि तुम्हें भी कुछ टैक्स देना पड़ेगा टू द राजा. ठीक है. अब देखो एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमें पता लगती है, वी डू नॉट रियली नो. ठीक है. चलो इस चीज़ को छोड़ो. What we do know about that, the raids on the neighboring states were recognized as legitimate means of acquiring the wealth. अब देखो, this is something like okay, अवंती, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल. ठीक है. जस्ट टेक एन एग्जाम्पल. मगधा ने अवंती जो ये एरिया था उस पर अटैक कर दिया. ठीक है. इट वॉज कंसिडर्ड एज इट वॉज लेजिटिमाइज्ड बाय द ब्राह्मण्स कि भाई ये ठीक चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं, अटैक करना पड़ता है. मतलब एक जो अटैक होता था ना, उसे एक वैलिडेशन दी हुई थी पूरी सोसाइटी में. ठीक है. ठीक है. ओके. लेजिटिमेट मीन्स ऑफ एक्वायरिंग द वेल्थ. भाई रेड के थ्रू अगर कोई अटैक के थ्रू कोई वेल्थ कमा रहा है, मतलब किसी को अटैक करके लूट के अपने पास ला रहा है, तो दैट वाज कंसिडर्ड एज लेजिटिमेट. ठीक है. वही चीज़ है. ग्रेजुअली सम स्टेट्स एक्वायर्ड द स्टैंडिंग आर्मीज. अब जो कई स्टेट्स थी उसने एक प्रॉपर एक आर्मी मेंटेन करनी स्टार्ट कर दी, जैसे आज के टाइम पे हमारे पास होती है. आर्मी की बात हो रही है, मिसाइल्स वगैरह की नहीं. ठीक है. सिर्फ स्टैंडिंग आर्मी, जो सोल्जर्स होते हैं उनकी एक प्रॉपर आर्मी एक्वायर करनी लोगों ने स्टार्ट कर दी. एंड मेंटेन्ड रेगुलर ब्यूरोक्रेसी, एक प्रॉपर ब्यूरोक्रेसी. अब आधे लोगों को नहीं पता अगर ब्यूरोक्रेसी क्या होती है. ब्यूरोक्रेसी होती है जैसे कि IAS वगैरह होते हैं ना, HAS वगैरह होते हैं, दे ऑल आर कॉल्ड एज ब्यूरोक्रेसी, जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं. ठीक है. द कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन द मिलिटिया रिक्रूटिंग
मोर ऑफन दैन ओके ठीक है। अभी मिलिटिया क्या होता है, मैं आपको बहुत बेसिक लैंग्वेज में बताऊँ। मिलिटिया इज़ लाइक आपके गांव में मतलब यू आर द किंग और आपके पास सारे के सारे किसान हैं। अब देखो मान लो आप अटैक में आ गए, तो अटैक जो आपकी जो किंगडम है उसके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया। अब आप अपने सारे किसानों को बोलेगा भाई ऐसा करो हथियार उठा दो, अब हम सब अटैक करेंगे। मतलब प्रॉपर आर्मी नहीं है। जब नीड होगी तो आप फोर्सफुली आप अपने जो जितने भी पॉपुलेशन है उसको फोर्स करोगे कि भाई तुम अब आर्मी की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ओके, कंप्लीट। अब हम बात करेंगे फर्स्ट अमंग्स द 16। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो एम्पायर है दैट इज नोन एज द मगधा एम्पायर। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कब से कब तक रहा? बिटवीन द 6th एंड द 4th सेंचुरी BCE, मतलब अराउंड 200 सालों तक इस बंदे ने राज किया। आई मीन इस एम्पायर ने राज किया। ठीक है, इट बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपदा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट महाजनपदा था। अब हम बात करेंगे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट महाजनपदा क्यों था। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर। भाई जो मगधा एम्पायर था ना वो बिहार वाले एरिया में लोकेटेड था। और बिहार की एक और स्पेशलिटी क्या है कि वो एल्यूवियल सॉइल वाला एरिया है। नॉर्दर्न प्लेन सारे एल्यूवियल सॉइल वाले एरिया है, और तो मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगी, तो इसके लिए इन्होंने एग्रीकल्चर लिखा है। सेकंड, आयरन माइंस। झारखंड वाले रीजन में जहाँ पे आज के टाइम पे टाटा की बहुत सारी स्टील प्लांट्स वगैरह लगे, सेल के वो स्टील प्लांट्स वगैरह लगे, तो मतलब वो जो एरिया था वो आयरन में आज भी बहुत ज़्यादा रिच है। रिच आयरन होता है वहाँ पे, मतलब बहुत सारा आयरन ओर होता है वहाँ पे। और उस ज़माने में तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा आयरन हो गई। ठीक है, अब देखो इससे क्या होता था, बहुत सारे टूल्स आ जाते थे मगधा के पास, वेपन्स वो बहुत ईजिली बना देते, तलवार वगैरह बनानी हो तो बहुत ईजिली बना सकते थे। थर्ड पॉइंट, एलिफेंट्स। और जो मगधा एम्पायर था उसके पास बहुत ज़्यादा एलिफेंट थे, आर्मी में वो एलिफेंट को यूज़ करते थे। क्यों था? जो उस टाइम जो एरिया था ना वहाँ पे, उस टाइम जो मगधा वाला एरिया था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जंगल थे। अब जंगल में एलिफेंट हो गए, एलिफेंट अब आप आर्मी में यूज़ करोगे। ओके, फोर्थ पॉइंट, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, सबसे पहले इसका बेनिफिट क्या है इस परस्पेक्टिव में? गंगा और एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है भाई। इट्स लाइक आपने आपने मगधा से, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, वेयर इज द मैप। ओके, आपने देखो मगधा से, वेयर इज दिस, आपने मान लो मगधा से आपने यहाँ जाना है, बे ऑफ बंगाल जाना है, तो भाई अपनी बोट डाल दो नदी में और चल पड़ो। तो इसलिए जो गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज है, जो ये पॉइंट है, ये एक एक बहुत ही कन्वीनियंट कम्युनिकेशन को सपोर्ट करती थी। ठीक है, हाउ एवर द अर्ली बुद्धिस्ट एंड राइटर्स। अब देखो बुद्धिस्ट और जैन जो राइटिंग्स है उससे ना हमें एक और चीज़ के बारे में पता लगता है, दैट इज़ जो उनके रूलर्स होते थे एट दैट टाइम जो भी मगधा वगैरह के रूलर थे उनके बारे में पता लगता है। अकॉर्डिंग टू दिस टेक्स्ट वो कहते हैं दोज किंग्स वर रूथलेसली एम्बिशियस। मतलब उनका बहुत विजन बहुत अच्छा था, मतलब वो बहुत दूर का सोचते थे। ठीक है, वही चीज़, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर्स थे, अच्छे लीडर्स थे, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट ओरिएंटेड लीडर्स थे। ठीक है, अब कौन कौन है उनके एग्जाम्पल लिखे, बिम्बिसार, अजत सतु एंड महापद्मानंदा, एक ये थे। अब हाँ, और एक और चीज़ यहाँ पे लिखी है, एंड द मिनिस्टर्स आर बेस्ट नोन फॉर द मिनिस्टर्स हु हेल्प देम इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज़। ये और इस वजह से भी जाने जाते हैं जो इनके प्रॉपर और वेल क्वालिफाइड का मतलब ये कि वो जो बहुत ज़्यादा अच्छे जो मिनिस्टर्स थे जो इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते थे। अब हम बात करेंगे राजगाह। अभी जो ये जगह है ये कहाँ है? पहली बात ना, ये राजगाह क्या चीज़ है? पहली बात ना, ये कैपिटल थी मगधा एम्पायर की, सबसे पहली कैपिटल थी राजगाह। ठीक है, कैपिटल ऑफ द मगधा। ठीक है, और इसका राजगाह का क्या मतलब होता था? ठीक है, इट मीन्स हाउस ऑफ किंग। राजगाह का क्या मीनिंग है? हाउस ऑफ द किंग। राजगाह वॉज फोर्टिफाइड सेटलमेंट। ये भी चारों तरफ, इस सिटी के भी चारों तरफ, इस कैपिटल के भी चारों तरफ प्रॉपर वॉलिंग की हुई थी, प्रॉपर वॉल्स बनाई हुई थी ताकि कोई अटैक वगैरह ना हो जाए। लोकेटेड अमंग्स द हिल्स। अब देखो जो ये कैपिटल थी राजगाह, इसके अराउंड थोड़े बहुत हिल्स भी थे। ठीक है, लेटर इन द 4th सेंचुरी BCE। अब 4th सेंचुरी BCE में क्या होता है, जो मगधा है वो अपनी कैपिटल राजगाह से चेंज करके वो पाटलिपुत्र ले जाता है। पाटलिपुत्र कौन सी जगह है? जो पटना है ना, पटना का पुराना नाम पहले पाटलिपुत्र था, बस उसी के बारे में यहाँ पे बताया। ओके, एंड अर्ली एम्पायर। अब हम बात करेंगे मगधा एम्पायर के पॉलिटिकल वगैरह के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम वगैरह के बारे में, बट चलो यहाँ पे थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है। पहली बात तो मगधा, वेट, यहाँ पे थोड़ा मौर्य एम्पायर की भी स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक है, मतलब मौर्यन एम्पायर। ठीक है, ओके, अच्छा ठीक है। मगधा और मौर्यन एम्पायर का, दे आर समवॉट लाइक, मगधा एम्पायर जो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस हुआ ना उसका इफेक्ट मौर्यन एम्पायर पे भी पड़ा। मतलब जैसे ही मगधा एम्पायर अगर स्ट्रॉन्ग था तो मौर्यन एम्पायर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य मोस्ट फेमस रूलर, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है हमने, सीरियल्स आते थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब इनका जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो एम्पायर था उसका कितना ज़्यादा एक्सटेंड था, वो अफगानिस्तान से बलूचिस्तान तक का जो एरिया था वो सारा इसी के अंडर था, दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, सेकंड, द ग्रैंडसन मतलब पोता,
चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रैंडसन कौन था? अशोका, लॉर्ड किंग अशोका, ठीक है। किंग अशोका ही वॉज द मोस्ट फेमस रूलर। इसके इनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे क्यों ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ही कॉन्कर्ड कलिंगा। अब देखो कलिंगा की जो बैटल है वो बहुत ज़्यादा वेल नोन है, ठीक है। कलिंगा कहाँ है? पहली बात, जो उड़ीसा वाला रीजन है उसको कलिंगा कहा जाता है, ठीक है। फाइंडिंग आउट अबाउट द मॉरियंस। अब मॉरियंस के बारे में हमें कैसे पता लगा? उसके पहली बात, सोर्सेज क्या है? स्कल्पचर्स। जब हम स्कल्पचर्स को देखते हैं ना तो हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता लगता है। पहला स्कल्पचर क्या है? ये देखो, ये इंडिया का आज के टाइम पे एम्बलम है ना जो हम यूज़ करते हैं, जो लायन कैपिटल, ये भी मौर्यन एम्पायर का ही एक पार्ट था, ठीक है। ओके, वैरायटी ऑफ द सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट, हाँ ठीक है, मौर्यन एम्पायर। सबसे पहले स्कल्पचर्स के बारे में हमें पता है। सेकंड, एक मेगास्थनीस एक बंदा था, ही वाज द ग्रीक एम्बेसडर, मतलब ग्रीस से, एक ग्रीस वाले एरिया से एक बंदा आया था जो उनके ग्रीस वाले के टाइम पे जो भी एम्पायर्स होते थे वहाँ से उन लोगों ने मॉडर्न एम्पायर में भेजा था। उस बंदे ने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था इंडिका, ठीक है। तो उसके कुछ फ्रेगमेंट्स हमारे पास पढ़े हैं, तो उससे हम, वो भी एक हमारे लिए एक सोर्स है अबाउट द मॉडर्न एम्पायर। थर्ड, अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य एंड चाणक्य। कौटिल्य और चाणक्य एक ही आदमी है, कंफ्यूज नहीं होना, ये दो आदमी नहीं है। कौटिल्य और चाणक्य इज द सेम पर्सन, इज द सिंगल पर्सन, बस दो नाम है, ठीक है। अब इस बंदे ने ना, चाणक्य ने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, वो आज के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस, ठीक है, अर्थशास्त्र। और ये भी एक, देखो अब हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के बारे में, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जो हमें मॉडर्न एम्पायर के बारे में बताता है, ठीक है। ट्रेडिशनली बिलीव टू बी द मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त। अब हाँ, ट्रेडिशनली बिलीव किया जाता है जो हमारा कौटिल्य और चाणक्य है ये मिनिस्टर है चंद्रगुप्त मौर्य का। और आप लोगों को सबसे अच्छे से पता होगा कि क्या रिलेशन था चंद्रगुप्त और उनका चाणक्य का, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, बुद्धिस्ट जैन एंड द पुरानिक लिटरेचर। अब बुद्धिस्ट जैन और पुरानिक लिटरेचर के कुछ टेक्स्ट है और संस्कृत लिटरेचर के फर्दर कुछ ऐसे टेक्स्ट है जो भी हमारे लिए सोर्स बन के आता है। बुद्धिस्ट जैन पुरानिक लिटरेचर एज वेल एज द संस्कृत लिटरेरी वर्क से एक अलग वो है हमारे पास सोर्स ऑफ द अबाउट द मॉडर्न एम्पायर। फिफ्थ पॉइंट, दैट इज द रॉक्स एंड द पिलर्स। रॉक्स एंड द पिलर्स, जो हमारे जो उस टाइम पे अशोका ने जो रॉक्स और पिलर्स बनाए थे वो भी बहुत अच्छा सोर्स है जो हमें बताते हैं अबाउट द मॉडर्न एम्पायर, ठीक है। अब हम बात करेंगे अशोका के बारे में। अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर हु इंस्क्राइब्ड हिज मैसेज टू द सब्जेक्ट्स एंड द ऑफिशियल। अब भाई अशोका की बहुत ज़्यादा फेमस बात बताऊँ क्या है, ये लोग, ही वॉज द फर्स्ट रूलर जो क्या करता था, जो अपने मैसेजेस होते थे, मान लो कुछ काइंड ऑफ एक मॉरल वैल्यू से रिलेटेड जितने भी सारे मैसेजेस होते थे, ये टू द सब्जेक्ट्स एंड द ऑफिशियल, जो सारे आम जनता होती थी, जो चंद्रगुप्त नहीं, अशोका के जो ऑफिशियल्स होते थे, उनके लिए जो भी सारे मैसेजेस होते थे वो एक नेचुरल रॉक्स पे लिखवा देते थे, पॉलिश्ड पिलर्स पे लिखवाते थे स्पेशली, ठीक है। ही यूज द इंस्क्रिप्शंस। जो ये इंस्क्रिप्शंस है, इसमें ये जो धम्मा होता है, धम्मा क्या होता है? एक धर्म जो आज के टाइम पे वर्ड होता है ना, उसको एट दैट टाइम धम्मा कहा जाता था, ठीक है। दिस इंक्लूड्स, अब देखो इस धम्मा में क्या लिखा जाता था, इट इंक्लूड्स द रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द एल्डर, जनरॉसिटी टुवर्ड्स द ब्राह्मण्स एंड दोज हु रिनाउंस द वर्ल्डली लाइफ। ये बहुत ज़्यादा मॉरल, बहुत ही अच्छे मॉरल्स है। देखो ये आप अगर इनको पढ़ोगे ना, आपको भी ऐसा लगेगा कि यार ये तो आज के टाइम पे, आज की लाइफ में भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। ये अशोका ने इसलिए बनाए थे ताकि चाहे आदमी कितना ही डाइवर्स हो, मतलब उसकी थिंकिंग कितनी भी डाइवर्स हो, वो फिर भी अशोकन एम्पायर के साथ रिलेट कर पाए। आज के टाइम पे मैं और आप रिलेट कर पा रहे हैं, जो कि अबाउट कितने हज़ारों साल बाद हम जब ये पढ़ रहे हैं तो हम भी देख रहे हैं कि भाई दिस इज़ अ रियली गुड थॉट जो हमारे अशोका का था। तो उस टाइम पे तो ऑफ कोर्स ये इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड होगा, इतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगा टुवर्ड्स द कॉमन पीपल, ठीक है। जनरॉसिटी टुवर्ड्स द ब्राह्मण्स एंड दोज हु रिनाउंस द वर्ल्डली लाइफ। देखो जनरॉसिटी, प्रॉपर अच्छा बिहेव करो टुवर्ड्स द ब्राह्मण, और वो सारे लोग जो इस वर्ल्ड को रिनाउंस करते हैं, और मतलब जो सन्यासी लोग होते हैं उनके उनके लिए, ठीक है। ट्रीट स्लीव्स विद ओके, ट्रीट स्लेव्स एंड सर्वेंट्स काइंडली। जो स्लेव्स और सर्वेंट उनको अच्छे से उनको काइंडली ट्रीट करो। प्लस रिस्पेक्ट फॉर द रिलीजन्स एंड ट्रेडिशंस। अब देखो रिस्पेक्ट करो जो भी सारे रिलीजन, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, यू बिलोंग टू अ हिंदू कम्युनिटी, रिस्पेक्ट एवरी कम्युनिटी, लाइक जैन कम्युनिटी, पारसी कम्युनिटी, बुद्धिस्ट कम्युनिटी, ये वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर। अब देखो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था। पहली बात, दीज वर द 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स। अब जो हमारे अशोका थे, और मतलब जो हमारा ऑल ओवर मौर्यन एम्पायर था, अगर हम मौर्यन एम्पायर की बात करें, यहाँ पे ना 5 पॉलिटिकल सेंटर्स बना रखे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो हम जो कैपिटल होती थी पूरे जो एम्पायर की, एक कैपिटल है उसके बारे में बात करेंगे, दैट वाज पाटलिपुत्र। मगधा जो एम्पायर, जो मगधा था, जो मगधा किंगडम था, उसका भी पाटलिपुत्र कैपिटल थी। जो आगे मौर्यन एम्पायर बना उसकी कैपिटल भी पाटलिपुत्र ही बनी, वॉज द प्रोविंशियल सेंटर। वो एक, और हाँ ठीक है,
कैपिटल के बारे में हम बात कर दिया, अब हम बात करेंगे प्रोविंशियल सेंटर्स के बारे में। प्रोविंशियल सेंटर्स हमारी बुक में 4 गिवन है। फर्स्ट इज तक्षशिला, सेकंड इज उज्जैनी, थर्ड इज तोसाली, एंड देन लास्टली इट्स स्वर्ण नगरी। ठीक है, ऑल आर मेंशन्ड इन द अशोकन इंस्क्रिप्शन। ये सारा अशोकन इंस्क्रिप्शन में बताया हुआ इन सारे प्रोविंशियल कैपिटल्स के बारे में। ठीक है, अब जो यहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिले उन सब में ना एक सेम मैसेज था। ठीक है, जब सारे जो इंस्क्रिप्शन पढ़े, चाहे वो तो तक्षशिला में है चाहे वो स्वर्ण नगरी में, सब में जो एक कॉमन मैसेज था वो सारा सेम था। ठीक है, अब देखो, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारी इस सब टॉपिक में, दैट इज यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। क्या ये यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव होता था थ्रू आउट द जो एम्पायर था, मॉडर्न एम्पायर था वहाँ पे। ठीक है, हमारे हिस्टोरियंस क्या कहते हैं, अब उनकी बात सुनते हैं हम। वेट अ सेकंड, व्हाट हैपेंड? ओके, इट इज़ अनलाइकली दैट द रीजन इंक्लूडेड विद इन द एम्पायर वर नॉट टू डाइवर्स। अब देखो, कहा जाता है कि दिस इज अनलाइकली। देखो, पूरा एम्पायर है, जो पूरा मॉडर्न एम्पायर, देखो ऐसा तो होगा नहीं हर जगह सेम एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो क्या कहते हैं, जो रीजन है दैट इज टू डाइवर्स। देखो भाई, यहाँ पे कलिंगा है, ये भी मॉडर्न एम्पायर के अंदर है, ये अफगानिस्तान है, ये भी मॉडर्न एम्पायर के अंदर है। ये जो नीचे वाला एरिया है ना, ये मतलब मैं बहुत नीचे नहीं जा रहा, ये चोलर्स वगैरह के पास नहीं मैं गया, मतलब जो ये वाला ऑल ओवर इंडिया है ना, जो थोड़ा बहुत डेक्कन एरिया है, तो वो भी उससे लेके अफगानिस्तान तक, परे उधर बिहार तक, इतना सारी डाइवर्सिटी है। तो देखो, जो रीजन्स है वहाँ पे जो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा वो उतना उतना सेम नहीं होगा हर जगह। ठीक है, वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ आपको। इमेजिन द कंट्रास्ट बिटवीन द हिली टेरेन ऑफ द अफगानिस्तान एंड द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। वही बात किया, एक इमेजिन करो आप, ओस्ट है, एक आपके पास उड़ीसा का कोस्ट है और दूसरा आपके पास अफगानिस्तान का हिली एरिया है। यहाँ सब एक ही तरह का एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं चलता होगा, एक ही तरह से रूल तो नहीं किया जाता होगा, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो गए। अब एक हिस्टोरियंस ने जो ऑब्जर्वेशन निकाली है तो मैं अब उनके बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, इट इज़ अनलाइकली दैट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वाज स्ट्रॉन्ग इन द एरियाज अराउंड द कैपिटल। जो कैपिटल के अराउंड जो सारी स्टेट जो रीजन होता था अराउंड द कैपिटल, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है बहुत स्ट्रांग होता था। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, आपकी जो स्टेट की कैपिटल है, सबसे ज़्यादा पुलिस वाले वहाँ हो गए या आपके गांव में हो गए? अब आपका सिंपल आंसर होगा, जो मेरी स्टेट कैपिटल है जहाँ पे भी मैं रहता हूँ, वहाँ के ऑफकोर्स जो कैपिटल एरिया है वहाँ पे ज़्यादा पुलिस वाले हो गए। गाँव में तो बहुत ही होगा भी नहीं, बल्कि कोई अगर होगा तो बहुत रेयरली होगा। ठीक है, वही चीज़ कि जो जो कैपिटल था उस टाइम पे, जो प्रोविंशियल कैपिटल्स होते हैं या ऑल ओवर जो अम्पायर की कैपिटल होती थी, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा कंट्रोल होता था। वेरा जो रूरल एरियाज है उस वहाँ पे इतना अच्छा नहीं होता था। मैं मगध उसकी मॉडर्न एम्पायर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, दीज सेंटर्स वर केयरफुली चूजन। अब देखो, ये जो सेंटर्स बनाए गए थे ना, प्रोविंशियल सेंटर्स, ये ऐसे ही तो रैंडमली बनाए नहीं गए थे, ये बड़े ही सोच समझ के बनाए गए थे। जैसे तक्षशिला और उज्जैनी वर सिचुएटेड ऑन द इंपॉर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट। जो तक्षशिला और उज्जैनी है, तक्षशिला कहाँ है, जो ये एरिया है ये तक्षशिला है। ठीक है, व्हाट इज उज्जैनी, ये उज्जैनी है। उज्जैनी कहाँ, ये कोस्टल एरिया से एसोसिएटेड है। तक्षशिला से कहाँ, ऊपर की तरफ जाते हैं, सेंट्रल एशिया की तरफ। तो ये लोग क्या थे, ये एक ट्रेड रूट के बीच में बैठे हुए थे, ये मतलब एरिया जो ट्रेड रूट के साथ थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्वर्ण नगरी। अब ये स्वर्ण नगरी क्या है, मतलब नाम से ही लग रहा है स्वर्ण नगरी। स्वर्ण क्या होता है, सोना, सोने से रिलेटेड कुछ है। ठीक है, जो सेंटर था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों था, फॉर टैपिंग द गोल्ड माइंस ऑफ द कर्नाटका। अब जो कर्नाटका में जो सारा गोल्ड मिलता था उसे टैप करने के लिए जो स्वर्ण नगरी एरिया था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, देयरफॉर इन्होंने ये चीज़ चूज़ की। ठीक है, अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की। जो पूरा पैराग्राफ है इसकी हेडिंग कम्युनिकेशन होगी तो बहुत ईजीली एक्सप्लेन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर दी नहीं है हेडिंग। ठीक है, अब देखो कम्युनिकेशन किस किस तरीके से होता था एट दैट टाइम। लैंड एंड रिवराइन रूट्स वॉज वाइटल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस एम्पायर। देखो, लैंड और रिवराइन रूट्स के थ्रू कम्युनिकेशन होता था, जो बहुत ज़्यादा वाइटल होते थे। ठीक है, जर्नी फ्रॉम द सेंटर टू द प्रोविंस कुड हैव टेकन वीक्स इफ नॉट मंथ्स। अब देखो ऐसा है, आपने अगर पाटलिपुत्र से तक्षशिला जाना है, अगर आपने यहाँ पाटलिपुत्र है, अगर आपने इस पाटलिपुत्र से तक्षशिला जाना है, तो जस्ट इमेजिन करो कितना लंबा रूट होगा। और देखो उस टाइम ट्रेन एरोप्लेन कुछ नहीं होता था, उस टाइम बस पैदल जाना पड़ता था या घोड़ा गाड़ी टाइप थिंग में। अब देखो, अब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक्सक्यूज़ मी ब्रो। ओके, ठीक है, देखो वीक्स और मंथ लग जाते थे। अब इतना लंबा आपने सफ़र तय करना है तो आपको क्या चाहिए, प्रोविजंस और प्रोटेक्शन। प्रोविजंस का क्या मतलब है, बंदोबस्त होना चाहिए हर चीज़ का, खाना पीना ये वो। और प्रोटेक्शन का क्या मतलब है, ऐसे नहीं कि कोई अटैक कर दे बाहर से, तो इसलिए प्रॉपर प्रोटेक्शन चाहिए होती है। अब देखो, इसमें जो आर्मी होती थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी इन द प्रोटेक्शन। ठीक है, और प्लस जो आर्मी ही है वही प्रोविजंस के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी। अब हमें कैसे पता, मैगिस्थनीज भाई साहब वापस आ गए। ठीक है, जो ग्रीक एम्बेसडर थे, मैगिस्थनीज की जो बुक थी उसमें लिखा था देर वर 6 सब कमिटीज़
फॉर कोऑर्डिनेटिंग द मिलिट्री एक्टिविटीज़। अब देखो 6 सब कमिटीज़ बनाई गई थी अंडर आर्मी, जैसे आज के टाइम में नेवी और ये एयरफोर्स, ये बहुत सारी चीज़ें होती है, तब को उस टाइम पे एयरफोर्स क्यों होगी, मतलब एरोप्लेन वगैरह नहीं इन्वेंट हुए थे उस टाइम पे। अब हम सिंपली बात करेंगे, जो सब कॉन्टिनेंट है, जो मिलिट्री है, उसके जो सब पार्ट डिवाइडेड थे इनटू 6 सब कमिटीज़। पहली जो सब कमेटी थी वो नेवी को देखती थी। सेकंड, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोविजन, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ये क्या देखती थी, जो प्रोविजन प्रोटेक्शन है, जो अगर आपको पाटलिपुत्र से तकसीला जाना है, तो यही जो मिलिट्री की जो सेकंड कमेटी है, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोविजन, वो सारा ध्यान यही देगी, ठीक है। थर्ड इज़ द फुट सोल्जर्स। फुट सोल्जर कौन होते हैं? जो आर्मी वाले होते हैं, जो लड़ाई वगैरह करते हैं, ठीक है, ज़मीन पे, वो लोग। उसके बाद है हॉर्सेस। एक सब कमेटी हॉर्सेस को देखती थी, इसका काम सारा था कि भाई घोड़ों का इंतजाम होना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ सब कमेटीज जो देखती थी वो चैरियट्स को देखती थी। अब चैरियट्स क्या होता है? आपने वो देखे जो घोड़े के पीछे एक वो लगा होता है, जैसे घोड़ा गाड़ी के टाइप, जो लकड़ी का वो बना होता है, एक प्रॉपर व्हील वगैरह, वो सब कुछ जो एक स्ट्रक्चर होता है उसे चैरियट कहा जाता है, ठीक है। और एलिफेंट्स एक सब कमेटी का काम था, जो 6 सब कमेटी थी उसका बस काम ही ये था कि भाई हमें एलिफेंट चाहिए कहीं ना कहीं से, एलिफेंट की हेल्थ कैसी है। अब देखो सेकंड सब कमेटी जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोविजन कमेटी, जो मैंने आपको जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, उसका जो काम है ना वो बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता था। जस्ट अरेंजिंग फॉर द बुलक कार्ट्स to carry the equipments, procuring the food for the soldiers, fodder for the animals, recruiting servants, artisans to look after the soldiers। मतलब ये जो इस बंदे का काम था, जो ये सेकंड सब कमेटी थी ना, जो ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोविजन, इसका बहुत ज़्यादा डाइवर्स वर्क होता था। जैसे कह रहे हैं कि भाई अरेंजमेंट ऑफ द बुलक कार्ट्स का इंतजाम करना है, भाई इक्विपमेंट्स चाहिए, आर्टिजन्स चाहिए, फूड चाहिए, जानवरों के लिए खाना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्स काम करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी इनके ऊपर, ठीक है। जो अशोका है वही बात है। अब अशोका को जब इतना वास्ट एम्पायर कंट्रोल करना है तो वो कैसे करता था? धम्मा, अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, धम्मा वो प्रीच करता था। अकॉर्डिंग टू द धम्मा, मैंने मीनिंग आपको पहले भी बता दिया, ठीक है। वर वेरी सिंपल एंड वर्चुअली यूनिवर्सली एप्लीकेबल। मैंने आपको प्रिंसिपल बताया भाई, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट द सर्वेंट्स, रिस्पेक्ट अदर रिलीजन्स, ये बहुत ज़्यादा यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल्स थे। तो अशोका इन चीज़ों को प्रमोट करके अशोका को बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्ट मिलती थी और लोग अशोका के किंगडम में रहना चाहते थे, ठीक है। वेलबींग ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट। इससे क्या होता था? ये जस्ट इश्योर करता था कि भाई मैं आप लोगों के वेलबींग के लिए काम कर रहा हूँ, मैं कोई एक ब्रूटल राजा नहीं हूँ जो ज़बरदस्ती आपको मैंने जिसने पकड़ के रखा है, ठीक है। और हाँ, अशोका ने स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किए होते थे। क्यों? नोन एज अ धम्मा महामत्ता, ये नाम याद रख लेना, धम्मा महामत्ता। ये एक काइंड ऑफ एक ऑफिसर्स है जिनको कहा जाता था, जैसे आज के टाइम पे आईएएस होता है ना, उस टाइम पे धम्मा महामत्ता कहा जाता था एक काइंड ऑफ ऑफिसर को। उसका काम क्या होता था? ठीक है, उसका सिर्फ काम होता था जो धम्मा के प्रिंसिपल्स है, जो ये बहुत ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल्स है, इसको प्रोपोगेट करना, बताना लोगों को कि भाई जो हमारा राजा है वो ये चाहता है, ऐसे ऐसे रहो, मतलब ताकि लोग खुश रहे, ठीक है। अब हम बात करेंगे हाउ इंपॉर्टेंट वॉज द एम्पायर। पहली बात ना, जब अब देखो हम ना अभी जब हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, ये सोचो कि अभी हम लोग उनके ब्रिटिशर्स के अंडर है। देखो ब्रिटिशर्स के अंडर है हम लोग। अब पता लगता है हमें मुगल एम्पायर के बारे में कि यार एक टाइम पे ना मुगल एम्पायर हुआ करता था। तो लोगों को ना वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा, एक बहुत ज़्यादा लैंडमार्क लगा कि भाई एक इतना स्ट्रॉन्ग एम्पायर भी हुआ करता था इंडिया पे, जो रूल करता था बिफोर ब्रिटिशर्स। मतलब इंडियंस को एक बार एक बहुत इस मतलब ब्रिटिशर्स से भी एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर ने पहले रूल किया हुआ है, दैट वाज मुगल एम्पायर, ठीक है। अंडर द कॉलोनियल रूल, वही बात है जो मैंने आपको पॉइंट पहले बता दिया, इंडिया वाज अंडर द कॉलोनियल रूल एट दैट टाइम, वाज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। इन द 19th सेंचुरी, इन द अर्ली 20th सेंचुरी, जब 1800 जो एक सेंचुरी थी ना 1800 वाली, उसका जब एंड आ रहा था, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, 1890s का जो टाइम पीरियड था और 1900 जब स्टार्ट हो रहा था, जो ये काइंड ऑफ टाइम पीरियड था, इसमें हमें एक चीज़ के बारे में पता लगता है। वो क्या चीज़ है? हमें एक एम्पायर के बारे में पता लगता है। वो एम्पायर कैसा एम्पायर है? एम्पायर इन द अर्ली इंडिया, जो हमारा अर्ली इंडिया था, जो बिफोर मतलब हड़प्पा के बाद वाला इंडिया, उसमें एक हमें डेवलपमेंट मिलती है, एक ऐसा एम्पायर दैट इज़ चैलेंजिंग एंड एक्साइटिंग, ठीक है। बहुत अच्छा, मतलब एक एम्पायर की बात हुई। अब वो एम्पायर है कौन सा? अब आप गैस ठीक कर चुके हो, दैट इज़ द मॉडर्न एम्पायर, ठीक है। अब हमें मॉडर्न एम्पायर के बारे में कैसे पता लगता है? वही बात, अगेन वो चीज़ रिपीट हो रही है, स्टोन स्कल्पचर्स। हमें स्टोन स्कल्पचर्स मिलते हैं, स्पेक्टैकुलर आर्ट के बारे में, बहुत ही ज़्यादा स्पेक्टैकुलर आर्ट होता है उसके ऊपर। अगर आप इंडिया के स्टूडेंट हो, आपने काफ़ी सारे स्कल्पचर्स देखना आपको हो गए। पहली बात तो लायन कैपिटल, जो भाई साहब जो इंडिया का एम्बलम है, मैं पीछे नहीं जाऊँगा वो, ठीक है। पहली बात, इंडिया का जो एम्बलम है वो चौरी बेरर एक स्कल्पचर्स, आप उसको सर्च कर सकते हो इन द इंटरनेट, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिली है जो अशोकन टाइम की है, जो मॉडर्न एम्पायर की चीज़ है, बहुत ज़्यादा स्पेक्टैकुलर आर्ट था एट दैट टाइम, ठीक है।
अब मैनी ऑफ दिस हिस्टोरियंस फाउंड द मैसेज ऑफ द अशोकन इंस्क्रिप्शन, कई जो हिस्टोरियंस हैं उनको अशोकन जो इंस्क्रिप्शन था उसके बारे में पता लगा। अब वो क्या इंस्क्रिप्शन थे, वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मोस्ट ऑफ द अदर रूलर्स। जो अशोका के इंस्क्रिप्शन के जो काइंड ऑफ मॉरल्स होते थे उसको जब लोग पढ़ते थे वो सोचते थे भाई ऐसा तो कोई राजा आज तक बोला ही नहीं जैसा जैसे अशोका राजा जो प्रिंसिपल्स को प्रमोट करता था, ठीक है। वो क्या थे, वापस वही धम्मा कि सबको रिस्पेक्ट करो, ये करो, वो करो, ठीक है। फ्रॉम द मोस्ट ऑफ द रूलर्स सजेस्टेड दैट द अशोका वाज द मोस्ट पावरफुल एंड द इंडस्ट्रियस एज वेल एज मोस्ट हम्बल दैन द लेटर रूलर्स। मतलब अशोका बहुत ज़्यादा पावरफुल था, इंडस्ट्रियस था और हम्बल लीडर था देन द अदर रूलर्स, आज तक जितने भी रूलर्स आए उनमें से, ठीक है। नेशनलिस्ट लीडर्स को इंस्पायरिंग फिगर मिली। एक अशोका के बारे में जब नेशनलिस्ट फिगर्स ने जाना, जो उस टाइम इंडिपेंडेंस मूवमेंट में जो लोग लगे हुए थे, उनको वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए कि भाई अशोका जैसा भी रूलर था। मतलब उनको एक इंस्पिरेशन मिली कि इंडियंस आर कैपेबल ऑफ थ्रोइंग अवे द ब्रिटिश एम्पायर फ्रॉम इंडिया। मतलब इंस्पिरेशन की बात हुई अगैन, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करेंगे पर्टिकुलरली, ओके, अब हम बात करेंगे जो मुगल एम्पायर है उसके बारे में। अब मुगल एम्पायर मुगल नहीं, आई एम सो सॉरी, दैट इज़ द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर कब से कब तक का था, ठीक है। और मौर्यन एम्पायर की एंड की भी हम थोड़ी बहुत बात करेंगे अभी इसमें, ठीक है। इट लास्टेड फॉर अबाउट 150 ईयर्स। सबसे पहले ये 150 ईयर्स था। इट वॉज नॉट अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब भाई इतना अच्छे रूलर्स के साथ इतना बड़ा एम्पायर ज़्यादा साल तक नहीं टिक पाया, क्यों? पहली बात तो इसका क्या एक्सटेंट था, कितना कितना फैला हुआ एम्पायर था ये। इट इनकम्पासेस द एंटायर सब कॉन्टिनेंट। जो पूरा इंडिया का जो एरिया है ना, उतना तो प्रॉपरली सब कॉन्टिनेंट इंडिया और साथ में पाकिस्तान, मतलब ये जो ऑल ओवर एरिया था, इस सब के ऊपर अशोका का राज था एट दैट टाइम, ठीक है। और मौर्यन एम्पायर का राज था एट दैट टाइम, ठीक है। एंड विद इन द फ्रंटियर्स ऑफ द एम्पायर द कंट्रोल वॉज नॉट यूनिफॉर्म। अब हर जगह कंट्रोल यूनिफॉर्म नहीं था। तकसीला में थोड़ा कंट्रोल कम था, वेर आज जो पाटलिपुत्र वाले एरिया था वहाँ पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वही चीज़, ठीक है। बाय द सेकेंड सेंचुरी BCE न्यू chiefdoms एंड किंगडम्स emerged इन द सेवरल पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। chiefdoms और किंगडम्स क्या होता है, काइंड ऑफ छोटे छोटे जो रूलर्स होते थे ना, जगह जगह पे नए नए रूलर्स इमर्ज करने लग गए थे, न्यू न्यू किंगडम्स इमर्ज होने लग गए थे एट दैट टाइम। सो वी आर गोइंग टू कीप द वीडियो टिल हेयर ओनली, बाकी हम अगले पार्ट में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मेक श्योर टू लाइक इट इफ यू थिंक दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।